वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है विज्ञान साइंस की क्लास आपको यहाँ पर चल रही है और मुफ्त में मिल रही है, तो क्यों ना हम बोर्ड को फोड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप सुस्ती में हैं, अभी सोचते हैं वो पेपर टाइम पे आएगा जब हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बेटे, पढ़ाई अभी से करेंगे। जितने भी टॉपर बच्चे हैं ये टॉपर बनना चाहते हैं बेटे, हर दिन वो 20-20, 25-25 मिनट डेली पढ़ते हैं। यानी अगर 20 मिनट एक सब्जेक्ट को देते हैं तो 20 मिनट दूसरे सब्जेक्ट को, 20 मिनट तीन सब्जेक्ट को, तो 8 दिन में अगर आप 20-20 मिनट देते हैं दो सब्जेक्टों को तो आप बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे फिर भी कहता हूं कि हमने भी वीडियो को बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप इस 20 मिनट की वीडियो को आप केवल देखते रहें और सुनते रहें, काम करते करते भी देखते रहें और सुनते रहें, तो भी आपके याद हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जरूरत है केवल पढ़ने की और बोर्ड के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए आपको मुफ्त में ये सारा कोर्स दिया जा रहा है। तभी तो हम कहते हैं पढ़ने का है दम तो फ्री कोर्स देंगे हम। लेकिन आपका जज्बा टूटता जा रहा है। नहीं बेटे, बढ़ाइए ऐसे जज्बे को और पढ़िएगा बहुत तरीके से, ताकि बोर्ड में बस आपका ही नाम हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपसे उन बच्चों को फिर से जोड़ना है जो बच्चे हमारे छूट चुके हैं, उनको जोड़िएगा, अपने दो दोस्तों को शेयर करिएगा जरूर। और उन्होंने बताइएगा कि YouTube पे तुम्हारा फ्री कोर्स चल रहा है, आप शाम को, रात को, दिन को, सुबह को, ये कभी भी देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जैसा मजा आ रहा होगा आपको अगर पढ़ते हैं आप, मेरी वीडियो को देखते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पूरे कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है ना बेटे, देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी हमने पहले ही पढ़ लिया है, नोट्स में हमने लिख लिए हैं। तो इसलिए कैसे लिखेंगे, नोट्स से लिखेंगे, क्योंकि दो बार हमें लिखना या हम उसे याद करना अच्छी बात नहीं होती बेटे। तो इसे कैसे लिखेंगे, नोट्स से। तो इसका उत्तर हो गया बेटे, नोट्स से हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 को पढ़ेगा। 10 बड़ी इंटरेस्टेड बात कही गई है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मतलब यानी हम जो सांस लेते हैं, इस सांस से जो लेते हैं इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी यहां अभी तक बताओ क्या था। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं हम, बताइए किसे कहते हैं। यानी वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अब देखिए कैसे होगा श्वसन। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले खाना खाते हैं और जो खाने में हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। खाने में कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कहां चला जाता है, ग्लूकोज बना लेता है हमारे अंदर। और जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन जाती है और ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए हम किसे कहते हैं, श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नहीं समझ में आई तो अभी बताते हैं बेटे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे और वो टूट कर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना बेटे, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है और जैसे ही वो ब्लड में प्रवेश करता है, कार्बोहाइड्रेट काय में बदल जाता है, ग्लूकोज में प्रवेश कर जाता है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करती है। समझ में आ गई ना बात को। अब देखो 4 शब्दों में हमें याद हो गया है। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ रटना नहीं होता, बिल्कुल समझना होता। समझते ही आपको ट्रिक याद। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारे कहां से टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर कहां में टूट जाती है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, उस वाली ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। तो लिखते हैं इसका पूरा आंसर। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कहानी, तो यहां पर लिखेंगे उत्तर। जब जीव भोजन करता है तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, छोटे छोटे, ऐसा तो लिख सकता ना बेटे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, टुकड़ों में टूटकर टूटकर कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटे, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जो कुछ समय बाद, जो शरीर के अंदर
ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना बेटे, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा काय में बदल जाएगा, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। और ग्लूकोज श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन, द्वारा ली गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करके बेटे क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। बेटे समझ में आएगी ना, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसीलिए देखो क्या नाम बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो उत्पाद हुए लेकिन ऊर्जा बन गई। और ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। इसलिए श्वसन की क्रिया को हम बेटे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ग्लूकोज देखो बेटे C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, किससे मिलती है, ऑक्सीजन से। क्या बनाएंगे बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O और प्लस ऊर्जा, यहां निर्माण करती है ऊर्जा का निर्माण। तो बेटे बैलेंस कर लेंगे, तो कार्बन के 6 है, यहाँ पर 1 है तो 6 की गुणा कर लिया। अब हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 2, मतलब 6 की यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अब ऑक्सीजन के देखेंगे, 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पर बेटे कितने हो गए, 18 हो गए। तो 18 होने चाहिए, यहाँ पर 6 हैं तो 12 और चाहिए, तो मतलब 6 यहाँ की गुणा कर सकते हैं ना, 6 दूनी 12, तो देखो 6 दूनी 12, 6 18 हो पूरे। तो इस प्रकार ये वाली हमारा क्वेश्चन भी ये पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11 में क्या लिखा हुआ है, वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया को विपरीत क्यों कहा जाता है, उन अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो बेटे ये क्वेश्चन भी हमने आपको नोट्स में करा दिया है। क्यों, अगर ये कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, पहले आप वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दें, फिर संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दें, उनके उदाहरण दे दें, तो वो साथ के साथ खत्म हो गया। वियोजन में क्या होता है, एक उत्पाद दो, एक वियोजन अभिक्रिया, एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, संयोजन में क्या था, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा देखा, तो वही डेफिनेशन आपको लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहां से हो जाएगा बेटे, नोट से। केवल दोनों की परिभाषा लिखकर वो कर लेंगे आप। ठीक है ना बेटे, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे नोट से। चलिए अब इनको देखते हैं, ये क्या कहता है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण दीजिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। बेटे वहां पर उदाहरण हमने एक दिया था बस, केवल ऊष्मा का। तो यहाँ पर कह रहा है प्रकाश भी अगर उस पर दी जाए तब वो वियोजित हो, और विद्युत भी दे, विद्युत यानी बिजली भी इसमें प्रवाहित कर दे तो भी वो अपघटित हो जाए। वियोजन का मतलब है टूटना, यानी ऊष्मा के द्वारा टूटे और प्रकाश के द्वारा टूटे। तो देखो बेटे पहली, अगर मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट और हमने क्या कर दिया था, इसे गर्म कर दिया था। जब हमने इसे गर्म किया यानी इसे ऊष्मा दी, क्या दी बेटे, इसमें ऊष्मा दी, तो ये बन गया था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा बेटे, जिसमें हमने क्या दिया हो, प्रकाश दिया हो, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड लें, क्या लें हम इसे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहां सूर्य का प्रकाश डाल दें, तो बेटे ये जल में और ऑक्सीजन में भी अपघटित हो जाता है। बैलेंस कर सकते हैं हम इसे, H के 2 O के 2, लेकिन O के 3 हो रहे हैं, तो पहले 2 की गुणा यहां कर लें, तो H हाइड्रोजन के 2 हो गए तो 2 ये हो गए, तो 2 4, 2 और 2 4 हो गए बेटे। अब एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। बेटे हमारा सबसे आसान उदाहरण है इसका जल। जल में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, मतलब बिजली प्रवाहित कर देते हैं, तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है बेटे, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसकी बैलेंस करने के लिए 2, तो हाइड्रोजन में 2 कर देंगे बेटे। समझ में आ गई ना बात को। तो ये 3 उदाहरण थे, चलेगा। अब इसको देखते हैं, विस्थापन में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। बेटे अंतर तो वही है ना, यहाँ पर एक हटा देता है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब अगर विस्थापन की और द्विविस्थापन की परिभाषा दे दें और उनके एग्जाम्पल लिख दो, अंतर हो गया। ठीक है ना बेटे। अंतर ऐसे नहीं करना कि एक इधर एक इधर, और इधर भी करना चाहते हैं तो इधर विस्थापन की भी आप परिभाषा दो और इधर द्विविस्थापन की भी परिभाषा दो और उसका उदाहरण लिख दो, हो गया। तो ये भी आपको मन कैसे करा रहेगा बेटे, नोट्स से। इसे भी हम लिख सकते हैं नोट्स से। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अगले वाले सवाल पर। तो देखो क्या लिखा, ऑक्सीजन के योग व ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या दीजिए बेटे। उपचयन और अपचयन। तो मैं डंडा खींचना भूल जाता हूं बेटे बच्चों, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। उपचयन और अपचयन। तो देखिए बेटे, हमने ये क्या कर रखा है, उपचयन और अपचयन भी हमने पीछे पढ़ रखे हैं, तो हमने वहां पर डेफिनेशन लिखाई की है। तो अगर नहीं देखी है तो बेटे पीछे जाके वीडियो देखिएगा पार्ट की, तो उसमें सारी चीज आपको समझाई गई है। तो ये इसका उत्तर भी क्या लिखेंगे बेटे, नोट्स से उत्तर डाल देंगे इसका, नोट्स से। मतलब हम पीछे से आपको याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए बेटे। एक्स का नाम लिखना है और उससे जो काला रंग बनेगा उसका नाम लिखना है। ये कैसे बन जाता है, देखिए हमारे घर में पीतल के बर्तन होते हैं और सिल्वर के बर्तन होते हैं। पीतल के बर्तन को अगर आप थोड़ा सा भी गर्म करते हैं एकदम काला पड़ता है, बहुत जल्दी काला पड़ता है सिल्वर के मुकाबले। ठीक है ना। तो बेटे कॉपर के, तो एक्स का क्या नाम हुआ बेटे, यहां लिखेंगे एक्स का नाम, क्या नाम हुआ, कॉपर। तो बेटे वो एक्स का नाम क्या है, कॉपर है, जिसको हम Cu से दिखाते हैं। ठीक है ना। और काले रंग के यौगिक का नाम, काले रंग के यौगिक का नाम, देखो बेटे पता चला है वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे आप तो वायु जुड़ जाएगी ना उससे, किससे जुड़ जाएगी, Cu से, वायु। तो देखो क्या नाम हो गया, इसकी दो कट गई, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, बताइए आप ही। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए, अधिक उसकी उम्र अधिक बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो बेटे इसका तो आंसर आप स्वयं लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आप जानते हैं तो उत्तर आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, स्वयं, स्वयं करेंगे, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है बेटे। चलो तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन प्रवाहित क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, विकृत गंधिता। जो तेल होता है या वसायुक्त पदार्थ, वसा होती है, हमारी ऑक्सीजन से क्रिया करती है और हमारे इसका स्वाद और गंध बदल देती है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं करती, उसे अपचेत होने से रोक लेती है, इसलिए हम उसे प्रवाहित करते हैं। बेटे इसका उत्तर है तेल एवं वसायुक्त, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है कि यह पदार्थों का अपचयन, पदार्थों के अपचयन को रोक लेती है, पदार्थों के अपचयन को रोक देती है, देती है और उनका स्वाद लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है ना बेटे। ऑक्सीजन को अपचयन कर देती है इसलिए नहीं करते, हम नाइट्रोजन को कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो बेटे देखो व्याख्या कीजिए, संचारण और विकृत गंधिता, संचारण भी बता दिया, विकृत गंधा भी बता दिया। तो बेटे इसका उत्तर कैसे आएगा आपका, नोट से।
तो बेटा इसका उत्तर भी आप कैसे लिखेंगे, नोट्स से लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज हमने अभ्यास आपके पार्ट 1 की अभ्यास पूरी कर चुके हैं और अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इसको अभी बताना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने वीडियो को वो जी जान लगा के बनाया है और ऐसा कंटेंट दिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आसानी वे से समझ में आ जाए। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं कि इसी इन भाषाओं को अपने टीचर को चेक करा कर लिखवा के देखिए स्कूल से, तो वो बिल्कुल इसको आपको सही बताएंगे। तो इसका मतलब आपको सही चीजें सही प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बेटे आपको विश्वास होना चाहिए कि हम यूपी बोर्ड में 90+ ला सकते हैं, मगर तुम मेरे साथ मेरी वीडियो को बराबर देखते हो और इसको 1 या 2 बार देखते हो, बस केवल 2 या 3 बार देख लीजिए, ये आपके याद हो जाएगी। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट में, आध घंटे में आपको याद हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं आपके पार्ट नंबर 2 पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।